हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज हम लोग सीखने वाले हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन एक ऐसी चीज है जो अक्सर लोगों को बहुत तकलीफ देती है। जैसे हमारे जो 10th और 12th के जो हमारे बेसिकली बच्चे होते हैं, उनको ट्रांसलेशन समझ में ही नहीं आता। उनको ये बात समझ में ही नहीं आती कि हिंदी से इंग्लिश में हम जाए तो जाए कैसे। आज हमें वही सीखना है और बहुत ही बेसिक से शुरू करेंगे। टेंशन लेने की कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस हमारे साथ बने रहिए और इस चैनल पे बने रहिए और आइए देखते हैं कि हम ट्रांसलेशन को कैसे इजी वे में सीखते हैं। पार्ट्स होते हैं जिसमें हमें सबसे पहले पढ़ना होगा टेंसेस, फिर क्लॉज, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें इतने सारे सिस्टम्स को पढ़ने से अच्छा है कि हम इन सारे सिस्टम्स को पढ़े। पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम सेंटेंस को किस तरीके से फॉर्म करने वाले हैं वो चीज सीख लें। मतलब बेसिकली दिक्कत कहाँ पे आती है बच्चों को, दिक्कत आती है जब वो हिंदी के सेंटेंसेस देखते हैं और हिंदी के सेंटेंसेस में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। अब इसका फायदा कहाँ कहाँ होने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्टार्टिंग करने से पहले अगर आपको फायदा पता रहेगा तो आपको ये बात पक्की है कि आप जो 10th बोर्ड और 12th के बोर्ड होंगे उसमें आप फोड़ कर आएंगे। तो 10th और 12th बोर्ड का बेसिकली ये तो कहने का बस एक मेथड है, लेकिन ये काम आने वाला है सभी लोगों के लिए जिनको भी इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है या और भी कहीं लिखना है या और भी बहुत कुछ, उनके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। अब उसमें ट्रांसलेशन में जब वो आंसर्स देते हैं, बेसिकली जब बच्चे तैयारी करते हैं तो चैप्टर्स तो उन्हें याद होते हैं, स्टोरी पूरी याद होती है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता है कि हम इन स्टोरीज का जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में उनका मतलब भी समझ जाते हैं, लेकिन स्टोरीज के आंसर्स वो नहीं लिख पाते, उन क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे पाते हैं जिन स्टोरीज से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड के पेपर में। जैसे अब मान लीजिए कोई छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया, 10th का एक क्वेश्चन मैं उठाता हूं, who was Lencho? And where he lived? ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, who was Lencho and where he lived। ये आसान लगता होगा उन बच्चों के लिए जिन्होंने इसको याद किया होगा, लेकिन आप सोचिए अगर आपने इसको याद ही नहीं किया होता तब। स्टोरी तो सभी को पता है कि एक गांव, एक पहाड़ी के नीचे एक लेंचो नाम का एक आदमी रहता था, उसके परिवार वाले रहते थे और उसकी मतलब बहुत ही लंबी कहानी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी भी है आप लोगों के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर जिन बच्चों ने याद नहीं किया होगा, सोचिए उनके लिए कितनी तकलीफ भरी बात है, क्योंकि उन्होंने इस चीज को तैयार तो किया, याद है, लेकिन वो आंसर नहीं लिख सकते। अब कुछ बच्चों को ये पता है कि ये जो लेंचो है, ये इसको हिंदी में पता है कि वो कहाँ पे रहता था, लेकिन अब वो इंग्लिश में नहीं लिख पाएंगे। प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट होती है। अब इसको इंग्लिश में लिखने का एक बहुत ही अच्छा तरीका मेथड है कि आप पहले हिंदी में इसको लिख लीजिए और फिर ये जो ट्रांसलेशन है इन सब का प्रयोग करेंगे और बहुत ही इजी वे में जो हम लोग सीखने वाले हैं उस मेथड का प्रयोग करेंगे और उस हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे। और उससे भी अच्छी बात, जब आप इसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस कर लेंगे, 1 महीना बस आप प्रैक्टिस कर लीजिए, 1 महीने के बाद आप खुद ही देखेंगे कि आप सोचेंगे हिंदी में, लेकिन आप इंग्लिश में ही लिखना शुरू कर देंगे। उसके बाद आपको केवल और केवल टेक्स्ट बुक की स्टोरीज पढ़नी रहेंगी। उसके बाद आप हिंदी में सोचेंगे और इंग्लिश में लिखेंगे। सोचिए कितना अच्छा होगा जब आप हिंदी में सोचेंगे और डायरेक्ट इंग्लिश में लिखेंगे। आप खुद ही नहीं बता पाएंगे दूसरों को कि हम इंग्लिश में लिख कैसे देते हैं। बेसिकली अगर आप ग्रामर के बेसिस पे जाए तो इतनी सारी ग्रामर है, इसमें एक एक चीज आपको सीखनी पड़ेगी और एक एक चीज आप उसमें लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। एक सेंटेंस बनाने में लगभग 5 मिनट आपको लगेगा, लेकिन हमारे पास बोर्ड के पेपर्स में इतना टाइम नहीं होता। प्रैक्टिस करते समय हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमारे पास टाइम का लिमिटेशन बांध दिया जाए ताकि हम फटाफट इस क्वेश्चन को फटाफट बना सकें। और यही चीज हम करने वाले हैं, टाइम लिमिटेशन बांध के
1 महीने के अंदर आप खुद देखेंगे कि आपका लेवल कहाँ चला जाएगा। आप हिंदी में जो बच्चा इंग्लिश में लिख तक नहीं पाता था, यहाँ तक कि वो सोचता था कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं, वो बच्चा पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश लिखेगा, बस हिंदी में सोचेगा। उसे स्टोरीज सुनाने की देरी होगी और वो सारे आंसर्स लिख डालेगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले हम लोग टेंसेस की। टेंसेस पढ़ने के बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे और सीक्वेंसली सारी चीजें सीखते चलेंगे। टेंसेस में आप सभी लोग जानते हैं कि टेंस क्या होता है। टेंस होता है काल। काल मतलब समय। समय का मतलब ये हुआ कि आप ऐसे समझिए कि हमारी जो पूरी जिंदगी है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे हम जो अभी बीत चुका है वो हमारा भूतकाल होता है, यानी कि पास्ट, और जो अभी चल रहा है दैट इज प्रेजेंट, वर्तमान, और जो आने वाला है दैट इज फ्यूचर और भविष्य। इस पूरे समय अंतराल को ही हम काल कहते हैं, यानी कि टेंस कहते हैं। आप लोगों ने हिंदी में तो काल पढ़े होंगे और हिंदी का काल ही इंग्लिश का टेंस बन जाता है। उसकी सारी चीजें इंग्लिश में टेंसेस के फॉर्मेट में हमारे सामने निकल के आती हैं। प्रेजेंट को हम लोग वर्तमान कहते हैं और पास्ट को भूतकाल और फ्यूचर को भविष्य। फ्यूचर को भविष्य। अब ये इनके पार्ट्स लिखे हुए हैं। इनके पार्ट्स मैंने अलग इसलिए लिख दिए हैं ताकि आपको पता चलेगा ये सारे पार्ट्स इसके सेगमेंट वाइज हैं, यानी कि इस पार्ट में जो हम पहचान पढ़ने वाले हैं वो इसमें भी लागू होने वाली है, इसमें भी और इसमें भी। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे ताकि पूरा टेंस हमारा एक बार में रिकॉल हो जाए। उसके बाद हम बारी बारी से एक एक अलग से सेंटेंस बनाएंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस भी करेंगे। एक टेंस उठाएंगे, उसकी प्रैक्टिस, फिर दूसरा उठाएंगे, उसमें भी हम अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव एक्सेट्रा वो सारे सेंटेंसेस हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि जिसमें हम लोग एटलीस्ट पहचान सीख सकें। हिंदी में हम कोई भी सेंटेंस पहचानेंगे तो कैसे। अब जैसे मान लो मैं वर्तमान की बात करता हूँ, तो वर्तमान में कोई भी आपको अगर सेंटेंस दिखता है तो उस सेंटेंस में आप देखिए क्या लास्ट में है लगा हुआ है। लास्ट में है ना हो तो हो, और भी बहुत सारी चीजें हा के टर्म्स में होंगी। हा सेपरेट तुम्हें वहां पे मिलेगा लास्ट में, तो ये प्रेजेंट होता है। फिर वही अगर हम पास्ट की बात करें तो इसमें हमें था देखने को मिलता है। सेपरेटली लास्ट में था मिलेगा। था पे मात्राएं हो सकती है, जैसे मान लो था, थी और थे, ऐसा कुछ ऐसा हमें देखने को मिलने वाला है। वैसे ही लास्ट में हमें फ्यूचर में गा मिलता है। गा हमें सेपरेटली नहीं मिलता, लेकिन हम उसमें चेकआउट कर लेते हैं कि लास्ट में गा मिलेगा। जैसे मान लीजिए होगा, होगा में लास्ट में गा मिलता है। इसी तरीके से हम लास्ट में देखते हैं कि हमें मिलता है, जैसे बोला जाए जाएगा, जाएगा में भी लास्ट में गा मिलता है। तो ये फ्यूचर के हैं, इसीलिए मैंने कहा लास्ट में आपको चेक करना है गा। हाँ, हालांकि गा यहाँ पे आपको सेपरेट आउट नहीं मिलेगा, इसमें ये दोनों आपको सेपरेट आउट मिल जाएंगे। अब आइए बात करते हैं इनकी सेंटेंस, इनकी हम बात कर लेते हैं कि ये किस तरीके से इनके पार्ट्स हैं और किस तरीके से हम इनको डिफाइन करेंगे। इंग्लिश में 12 टेंसेस डिफाइंड हैं। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट के 4 सब पार्ट्स बनाए गए थे, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट का इंडेफिनिट, पास्ट का कंटिन्यूअस, पास्ट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर का इंडेफिनिट, फ्यूचर का कंटिन्यूअस, फ्यूचर का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से हमारे पास 12 प्रकार के टेंसेस अवेलेबल हो जाते हैं। इन 12 प्रकार के टेंसेस में हम देखेंगे कि 3 प्रकार तो हमने सेपरेट आउट कर लिए कि किस तरीके से इनको, हालांकि समझ लिया है कि वर्तमान कहाँ पे होगा, जो समय चल रहा है दैट इज प्रेजेंट, जो समय बीत चुका है दैट इज पास्ट,
और जो समय आने वाला है दैट इज फ्यूचर। अब आइए हम इंडेफिनिट की बात करते हैं। इंडेफिनिट वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हमें टाइम लिमिट नहीं दिया होता। कहने का मतलब यह है कि हमें ये क्लियर नहीं होता है कि क्या हो रहा है, मतलब ये तो पता होता है कि क्या हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि कितने समय होगा, क्या वो अभी हो रहा है। इस सवाल का जवाब हमें नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक लिखा हो कि राम जाता है, एक छोटा सा सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है कि राम जाता है। पहले सवाल का जवाब यहाँ पे नहीं मिलता है क्या, कि राम कब जाता है, क्या राम अभी जा रहा है। इस सवाल का जवाब भी हमें नहीं मिलता है। अब यहाँ पे बस ऐसा कहा गया है, एक वर्ब कहा गया कि राम जाता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये काम होता है। कब होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कहाँ होता है, इन सारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिलते। इस टाइप के सेंटेंसेस हमें इंडेफिनिट सेंटेंसेस कहलाते हैं या इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अगर यही काम प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे ये वाला सेंटेंस राम जाता है, तो है से मुझे पता चला कि ये प्रेजेंट है। जाता, क्योंकि यहाँ पे काम फिक्स नहीं हुआ इसीलिए ये इंडेफिनिट हुआ। इसकी पहचान आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे ता, ती और ते मिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसमें ता, ती, ते ना हो वो सेंटेंस इंडेफिनिट में नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो रेगुलरिटी मेंटेन करते हैं। कहने का मतलब ये है जिसमें ता, ती, ते नहीं आता है फिर भी वो इंडेफिनिट होते हैं। उन सेंटेंसेस की बात हम बाद में करेंगे। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस विस्तार से पढ़ेंगे तब हम उन सेंटेंसों के बारे में सीखेंगे। अभी ये मान के चलिए कि इंडेफिनिट सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें ता, ती, ते आता है। ठीक है, ये हम बेसिकली एक पहचान बोल सकते हैं इंडेफिनिट की, ऑल्दो ये एग्जैक्ट पहचान नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे भी सेंटेंस देखे गए हैं जिसमें ता, ती, ते नहीं होता है लेकिन वो इंडेफिनिट होते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं कंटीन्यूअस की। कंटीन्यूअस में इसकी पहचान होती है रहा, रही, रहे, रहा, रही, रहे। यानी कि हमें यह बताया जाता है यहाँ पे कि काम हो रहा है, अभी काम रनिंग में है, अभी हो रहा है। यानी कि जैसे मान लीजिए इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज किया जाता है कि राम जा रहा है। अब यहां पे हमें एक बात पता चलती है कि राम जा रहा है, वो जाता हो या ना जाता हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। राम जाएगा कि नहीं जाएगा उससे भी हमें कोई मतलब नहीं है। बस हमें ये पता है कि अगर हम अभी राम के पास जाएं तो राम जाता हुआ मिलेगा, यानी कि काम हो रहा होगा। और जब काम हो रहा होता है तो वैसे ही सेंटेंसेस को हम कंटीन्यूअस टेंस बोलते हैं। अब ये कंटीन्यूअस टेंस फिर से तीनों में हो सकता है। कैसे? प्रेजेंट में काम हो रहा हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, काम हो चुका हो जैसे बोला जाए कि वह गा रहा था, इस तरीके से सेंटेंस दिया जाए कि वह गा रहा था, तो इसमें काम हो रहा था। खत्म हुआ कि नहीं हुआ इसकी हमें कोई जानकारी नहीं दी जाएगी। फिर से मैं कह रहा हूं, खत्म हुआ कि नहीं हुआ, शुरू कब हुआ, इसकी कोई भी जानकारी हमें नहीं दी जाएगी। हमें बस इतना बताया जाएगा कि काम चल रहा है। ऐसे सेंटेंसेस को हम कंटीन्यूअस बोलते हैं। काम अभी हो रहा हो तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, हो चुका हो, पास्ट में हो रहा था ऐसा बोला जाए तो पास्ट कंटीन्यूअस। अगर ये बोला जाए कि हो रहा होगा, हमें क्लियरिटी नहीं है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ऐसा बोल देते हैं कि काम हो रहा होगा, दैट इज फ्यूचर, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। इसमें हम लोग पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं परफेक्ट में। परफेक्ट में वो टेंसेस आते हैं जो अभी अभी खत्म हुए, यानी कि बेसिकली ये चारों हिस्से हमें वर्ब या काम के बारे में बताते हैं। इस काम में हमें, इसमें हमें इंडेफिनिट पता चलता है। इंडेफिनिट का मतलब ये है हमें काम एग्जैक्ट नहीं पता
कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये अभी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये कुछ नहीं पता। हमें बस इतना पता चलता है कि हाँ ये काम होता है। इसी तरीके से कंटिन्यूअस में हमें ये बताया जाता है कि काम चल रहा है, अभी हो रहा है। होगा, होता है कि नहीं होता है, इन सारे सवालों के जवाब नहीं होते। ऐसे ही परफेक्ट में काम अभी अभी खत्म हुआ है, इसमें हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आप ही बताइए। आपको खुद पता चल जाएगा। आप एक सेंटेंस बोलेंगे, जैसे मान लीजिए वह खाना खा चुका है। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे आपको पता चलता है कि काम अभी अभी खत्म हुआ है, यानी कि वो खाना खा के अभी अभी उठा होगा, तभी तो हमें पता चला कि वह खाना खा चुका है। यानी कि इससे हमें पता चला कि काम अभी खत्म हुआ। तो परफेक्ट में वो चीजें आती हैं जिसमें काम अभी खत्म हुआ। हम पहचान क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं चुका, चुकी, चुके। इस तरीके से हम इसकी पहचान छोटी सी बना सकते हैं। इसी तरीके से हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएंगे। अच्छा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में एक छोटी सी दिक्कत है। छोटी सी दिक्कत क्या है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। सवाल पैदा होता है ये कि हम परफेक्ट की पहचान इस्तेमाल करें कि कंटिन्यूअस की। अगर मैंने कह दिया कि परफेक्ट की पहचान इस्तेमाल कीजिए, तो इसमें और इसमें क्या अंतर रह गया? फिर मैं इसको पढ़ ही क्यों रहा हूं? सवाल ये भी उत्पन्न होता है। तो इन सारे सवालों के जवाब केवल एक ही है कि ये इन दोनों को मिला के बना है। यानी कि इसमें आपको बताया जाता है कि काम कब शुरू हुआ होगा, टाइम दिया जाता है बाकायदा कि आपको काम कब शुरू हुआ होगा और काम अभी भी चल रहा है। दो चीजें बताई जाती हैं। पहली चीज कि काम शुरू होने का समय, पहली चीज शुरू होने का समय। जिसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि वह 4 दिन से सो रहा है। 4 दिन से सोने का मतलब क्या है? वह 4 दिन पहले सोने गया होगा और अभी भी सो रहा होगा। यानी कि 4 दिन पहले काम शुरू हुआ था, तो उसने टाइमिंग दे दी कि कब काम शुरू हुआ था। उसके बाद उसने बताया कि काम अभी भी चल रहा है, रही है और रहेगी। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि रहा, रही, रहे कंटिन्यूअस में आया, वो तो हमने इस्तेमाल किया। साथ में हमने परफेक्ट में चुका, चुकी, चुके भी इस्तेमाल कर लिया। किन टर्म्स में? शुरू होने का समय बताकर। हमने ये भी क्लियर कर लिया कि शुरू होने में जो टाइम लगेगा उस हिसाब से ये परफेक्ट होगा। अब परफेक्ट और कंटिन्यूअस को मिक्स करके हमारे पास एक टेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। तो ये रहा हमारा टेंस का ओवरव्यू। आइए चलते हैं बारी बारी से एक एक टेंस के बारे में सीखें। आइए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसा होता है, और उसमें हम लोग सीखेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस। अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस वे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम एकदम सिंपल बातें होते हैं। सिंपल बातों का मतलब क्या हुआ? उसमें देखो एक छोटी सी ट्रिक मैं बताता हूं, जिसमें आप सिंपल सेंटेंसेस को ऐसे पहचान सकते हैं जिसमें नहीं हो, जिसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाए, यानी कि इसमें सवाल ना पूछा जाए और नहीं ना हो, ऐसे सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि वो एकदम प्लेन सेंटेंसेस होते हैं। प्लेन सेंटेंसेस का मतलब क्या है कि ऐसे, जैसे मान लीजिए वो बोला जाए वह जाता है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब ना तो कहीं ऑर्डर दिया जा रहा है, ना तो कहीं हमें कोई एक्सप्रेशन पता चल रहा है, ना तो हमें नेगेशन पता चल रहा है, ना तो हमें क्वेश्चन पता चल रहा है। तो ना उसमें क्वेश्चन हो, ना नेगेशन हो, ना आज्ञा दी जाए, मतलब ऑर्डर दिया जाए, आज्ञा भी ना हो, रिक्वेस्ट भी ना हो। ऑब्वियसली बात है कि इस तरीके से हमें कोई भी सिचुएशन ना पता चले, तो उसे हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। आइए सिंपल सेंटेंसेस को देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो तरीके के सिंपल सेंटेंस आप देख पाएंगे।
ऐसे सेंटेंस जिसमें ता ती ते होगा। अभी हमने बात की थी कि जिसमें ता ती ते होता था वो सेंटेंसेस, और उन सेंटेंसेस को भी बताया था जिसमें ता ती ते नहीं होता। हम उनका ही एग्जाम्पल देके शुरू करेंगे। जिसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हमने दिया जिसमें ता ती ते होता है, जैसे मान लीजिए राम बाजार जाता है। एक छोटा सा सेंटेंस ये है, और एक दूसरा सेंटेंस ये है कि वह बुद्धिमान है। इन दोनों ही सेंटेंसेस में आपको है नजर आ रहा होगा। इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिए, इसमें आपको बताई गई कोई भी पहचान कंटिन्यूअस की रहा रही रहे, परफेक्ट की चुका चुकी चुके, परफेक्ट कंटिन्यूअस की, और इवन प्रेजेंट इंडेफिनिट की भी आपको कोई भी पहचान यहाँ पे मिल नहीं रही है। फिर भी आप कैसे बोल सकते हैं सर कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है? तो वो ऐसे, क्योंकि ये एकदम सिंपल सेंटेंसेस हैं, और सिंपल सेंटेंसेस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखे जाते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वह बुद्धिमान है, तो इसका मतलब क्या है? ये कोई कार्य करने की मतलब स्पेसिफिक टाइम या कुछ काम कब शुरू हुआ ऐसा कुछ इसमें बता ही नहीं रहा है। इसमें बल्कि काम ही नहीं है, ऐसा समझिए, काम ही नहीं है तो बताएगा क्या? देखिए वह बुद्धिमान है, यहाँ पे वह सब्जेक्ट है, ठीक है, और बुद्धिमान, बुद्धिमान यहाँ पे इसकी विशेषता बता रहा है, बेसिकली एडजेक्टिव है ये। तो यहाँ पे वर्ब है ही नहीं, काम है ही नहीं। तो ऐसे सेंटेंसेस को भी हम इंडेफिनिट में रखते हैं, ठीक है, जिसमें हमें ये तो पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट का है, लेकिन हमें ये नहीं पता चल पाता है ये किस टेंस का है, तो हम उसे उठा के इंडेफिनिट में रख देते हैं। आइए अब हम इनको बनाना सीखते हैं। तो बनाने के लिए पहले हम बात करेंगे इस वैरायटी की, जिसमें हमें ता देखने को मिलेगा। इस वैरायटी में हम ये सीखेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे सब्जेक्ट। हाँ, टेंस हमने शुरू कर दिया है, तो इस टेंस में एक बात हमेशा याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस हम जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि काम करने वाला कौन है। जिसे मान लीजिए ये बोला गया राम बाजार जाता है, तो बाजार जाता कौन है? राम। अब राम बाजार जाता है, यहां पे बाजार सब्जेक्ट नहीं हुआ, क्यों? बाजार थोड़ी कोई काम कर सकता है भाई, काम तो राम ही करेगा। अब राम अगर काम कर रहा है तो यानी कि हमारे लिए ये मेन है, दिस इज सब्जेक्ट, ये हमारे लिए सब्जेक्ट बन जाता है। और उसके बाद काम क्या हो रहा है ये तो आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सब्जेक्ट है, तो ये क्या कर रहा है आपको ये चेक करना है, उससे सवाल कीजिए क्वेश्चन से। वैसे टीचर भी आपसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इस पे हमारी लिखी हुई एक कविता याद आती है कि प्रश्न पत्र के माया जाल में प्रश्नों के तीर बरसते हैं, इन तीरों से घबराकर कुछ गिरते हैं कुछ उठते हैं, गिरने उठने की उलझन से जो किंचित नहीं घबराते हैं, जो पर्वत को चीर सदा कांटों में राह बनाते हैं, वो स्टूडेंट कहलाते हैं, वो स्टूडेंट कहलाते हैं। आइए इसी तरीके से हम देखेंगे कि ये सब्जेक्ट है और ये काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है वो हम चेक करेंगे। दिस इज वर्क, ये हमारा काम है, इसी को हम वर्ब बोलेंगे। वैसे तो हम लोग फिजिक्स या अदर लैंग्वेज में हम इसको वर्क कहते हैं, वर्क मतलब काम, ठीक है। तो उसमें हम फिजिक्स में बहुत सारे फार्मूलेस भी पढ़ते हैं, वो तो अलग की बात है, लेकिन हम यहाँ पे ये देखते हैं कि ये हमारा काम है, दिस इज वर्क, ये काम है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद हम वर्ब लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट यानी कि बचा हुआ हिस्सा, बचा हुआ हिस्सा यानी कि क्या कर रहा है, कहाँ कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब कर रहा है, ये सारे सवालों के जवाब ऑब्जेक्ट में आएंगे।
उसके बाद हम अभी ये भी देखने वाले हैं कि दो या दो से अधिक जब ऑब्जेक्ट हमारे पास आते हैं तो उन्हें कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, उससे पहले हम ये देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, वर्ब को सपोर्ट करने के लिए यानी कि हेल्प करने के लिए एक और चीज आती है, और हेल्प करेगी तो आगे आएगी ना भाई। जैसे बारातों में आपने देखा होगा, जब कोई मदद करता है तो उसी को आगे कर देते हैं। तो हम भी यही करेंगे कि जो मदद करेगा हम उसको आगे कर देंगे, वो होगी हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो वर्ब के पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, और ऑब्जेक्ट्स को जोड़ने के लिए हमारे पास प्रीपोजिशंस आएंगे, तो उनकी भी बात करेंगे हम। अभी जब हम सेंटेंसेस बनाएंगे तब उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे। अब इन सेंटेंसेस की बात करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है सर? तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं आती। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में जो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें ता मिलता है, इसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो एक्स्ट्रा क्या होता है? एक्स्ट्रा यहाँ पे बस एक चीज होती है कि यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस जुड़ता है। ये कब जुड़ता है, ये भी एक स्पेशल केस है, वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सिंगुलर का मतलब एक वचन। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको एस या ईएस का प्रयोग करना है, और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। फिर अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, प्लूरल म्हणजे काय? प्लूरल मीन्स क्या? प्लूरल मतलब बहुवचन। देखिए, अगर सब्जेक्ट एक वचन हुआ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस देना है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। लेकिन जब ये प्लूरल हो जाता है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो देते हैं लेकिन एस या ईएस नहीं देते हैं, हम बस उसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं, बस और कोई चेंजेस नहीं करते। हम बस उसमें ऑब्जेक्ट ऐड कर देते हैं और वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी बात तो आप सीख गए होंगे। आइए इस सेंटेंस को बनाते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले तो सब्जेक्ट पहचानेंगे। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट हमारा राम है, जैसा कि आपने देखा था। राम को हम इंग्लिश में राम लिखेंगे। राम के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी थी, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी। फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। हाँ, अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म की भी एक सेपरेट वीडियो चाहिए जिसमें हम ये पहचान सके कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, कैसे लगाई जाती है, कैसे बनाई जाती है, कहाँ पे इसका प्रयोग होता है, ये सारी बातों को अगर आप सेपरेट वीडियो में चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, आइए देखते हैं कि हमने सबसे पहले सब्जेक्ट बना दिया। हेल्पिंग वर्ब की जरूरत यहाँ पे नहीं होती क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे वर्ब है हमारा जाता, जाने की इंग्लिश गो। गो का इस्तेमाल हम यहाँ पे करेंगे, और गो क्योंकि राम सिंगुलर है, राम एक ही है, इसीलिए हम राम के साथ, राम एक वचन हुआ तो राम के साथ एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। अब कुछ सिंगुलर वर्ब्स होती हैं, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आइए इनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सिंगुलर वर्ब्स, सिंगुलर वर्ब्स वे वर्ब्स होती हैं जिसमें वर्ब सिंगुलर होती है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में गो, डू, ये सिंगुलर वर्ब्स है। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती कि सिंगुलर वर्ब्स और प्लूरल वर्ब्स क्या क्या होती हैं, तो आप बस इतना याद रख लीजिए कि हम गो और डू को सिंगुलर मानते हैं, बाकी सब अभी तक के लिए हमारे लिए प्लूरल है। 10th और 12th के लिए जो नॉर्मल बेसिकली इंग्लिश होती है उसमें हम गो और डू को सिंगुलर मान के ही काम चला लेते हैं। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो वर्ब की जो वीडियो आएगी उसमें हम सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स का भी डिटेल डिस्कशन कर देंगे। आइए, गो और डू के साथ हम
ईएस का प्रयोग करके, क्योंकि ये सिंगुलर है इसीलिए हम इसमें ईएस लगाएंगे और प्लूरल में हम एस लगाएंगे। सिंगुलर में हम ईएस लगाएंगे और प्लूरल में हम एस लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास वर्ब सिंगुलर है इसीलिए हम ईएस लगाएंगे, उसके बाद हम टू का प्रयोग करेंगे। टू यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, तो टू प्रीपोजिशन है, फिर ईएस लगाएंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट जो हमारा बचता है बाजार, उसको हम लिखेंगे मार्केट। इसी के साथ हमारा सेंटेंस कंप्लीट। हुर्रे, आप लोगों ने एक सेंटेंस बना लिया है। आइए अब इसी तरीके से धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी स्टोरीज करने वाले हैं। तो दूसरा सेंटेंस देखते हैं जिसमें हमारे पास ता ती ते नहीं होगा। इस सेंटेंस को कैसे बनाना है? ऐसे सेंटेंस आप लोगों ने बचपन में बनाए हैं। कैसे? वो सेंटेंसेस याद कीजिए जिसमें आपने कहा था वह एक लड़का है, दिस इज अ बॉय। ठीक है, तो उस तरीके के, या वह एक गेंद है, दिस इज अ बॉल। इस तरीके के सेंटेंसेस हम यहाँ पे बनाएंगे। वही सेंटेंस है, बिल्कुल उसी कैटेगरी का। आप समझिए करते क्या है, वह की इंग्लिश वह को ट्रांसलेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये बात ध्यान देना, जब हम वहां पे वैसे जब इस्तेमाल करते थे कि वह एक गेंद है, तो वहां पे हमारे पास निर्जीव चीजें होती। निर्जीव चीजों का मतलब क्या हुआ कि जिसमें कोई जान नहीं है। यहाँ पे हम उस वह बुद्धिमान है, अब जाहिर सी बात है कोई गेंद बुद्धिमान तो नहीं हो सकती, कोई ईंट बुद्धिमान तो नहीं हो सकती, कोई मार्कर बुद्धिमान तो नहीं हो सकता ना। तो बुद्धिमान कौन होगा? इंसान बेसिकली। ठीक है, तो उसके लिए हम ही या शी का प्रयोग करते हैं। ही अगर लड़का हुआ, शी या लड़की हुई। ठीक है, तो हम ही या शी का प्रयोग कर देंगे क्योंकि हमें यहाँ एग्जैक्ट नहीं पता है कि ही होगा कि शी होगा, तो हम यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ही, शी, इज, है के लिए हम इज एम आर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर है ही और शी, इसीलिए हम इज का प्रयोग करेंगे। ही इज बुद्धिमान। बुद्धिमान को इंग्लिश में कहते हैं हम इंटेलिजेंट। यहाँ पे लिखे देते हैं इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। इंटेलिजेंट का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे और बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं, लेकिन आप इंटेलिजेंट ज्यादा अच्छा लगता है इसलिए हम इंटेलिजेंट, क्योंकि हम इंटेलिजेंट अक्सर आसपास के माहौल में इस्तेमाल भी करते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो आप आसपास के माहौल में इस्तेमाल भी करते हैं, आपको उन्हें इंग्लिश में पता है लेकिन आपको उन्हें हिंदी में नहीं पता है। एग्जैक्टली जैसे फॉर एग्जाम्पल छोटी सी चीज जो आप लोग खाते हैं, मोमोज, फिंगर्स, ये सारे इंग्लिश के टर्म्स हैं, इनकी हिंदी जरूर ढूंढिएगा। आइए, ही और शी, उसके बाद इज लगाया, उसमें बुद्धिमान की इंग्लिश हम इंटेलिजेंट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। बस इसके आगे आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि तो आप चेक कर लीजिए, आपने सारा सेंटेंस कंप्लीट कर लिया है। आपने वह की इंग्लिश लगाई, फिर है की इंग्लिश लगाई और फिर बुद्धिमान की इंग्लिश लगा दी। दैट्स इट, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। इसी के साथ हम बहुत सारे और भी, आप भी प्रैक्टिस करते रहिए, हम भी लाएंगे पूरा सेशन जिसमें हम मिक्स्ड सारे सेंटेंसेस की, एक बार हमारा टेंस कंप्लीट हो जाए फिर हम मिक्स्ड सारे सेंटेंसेस को पूरे एक वीडियो लेक्चर में आपको देंगे। और इन सभी में आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है जिससे आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो जाए। इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और भी आगे टेंसेस के बारे में।